दुनिया भर में सीक्रेट एजेंसियों का एक लंबा नेटवर्क है। अमेरिका के CIA, रशिया के KGB, इंडिया की रॉ और इन तमाम एजेंसियों के बीच में एक ऐसी एजेंसी जो हमेशा से ही रहस्यों में रही है, ISI, पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये वो इदारा है जिसे दुनिया भर में द सीक्रेट पावर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अब ISI बेसिकली है क्या, ये काम क्या करती है और इसको बनाने का मेन मकसद क्या था, ये सारी चीज़ें डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। देखिए 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो एक नए मुल्क होने के नाते सब कुछ शुरू से बनाना पड़ा। हुकूमत, फौज और सबसे अहम चीज़ एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपने दुश्मनों के हर कदम पर नज़र रख सके। अब चूंकि उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो इंटेलिजेंस था वो बहुत ही कमज़ोर था। पाकिस्तान आर्मी इंटेलिजेंस और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। अब चूंकि ये दोनों इदारे अलग अलग काम कर रहे थे, इस वजह से दोनों के दरमियान कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। अब उसी कमी को पूरा करने के लिए 1948 में एक इंटेलिजेंस एजेंसी बना दी गई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के नाम से, जिसे आज के टाइम हम ISI के नाम से जानते हैं। अब ISI को बनाने का दो मेन मकसद था। पहला, मुल्क के अंदर और बाहर जो भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जाकर कोई काम करता तो उसे टैकल करने के लिए ISI को बनाया गया। दूसरा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बनाना। ISI को बनाने का आइडिया सबसे पहले दिया था मेजर जनरल वॉल्टर कैथरोन ने, जो बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी ऑफिसर था और वो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में एस है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम कर रहे थे। 1948 में जब वॉल्टर कैथरोन ने पहली बार ISI को बनाया था तो उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी इंटेलिजेंस तक ही महदूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक्सपेंड करता गया और एक टाइम ऐसे आया कि ये फौज से निकलकर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सीक्रेट इंस्टीट्यूट बन गया। 1948 से लेकर 1950 तक ISI ने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। हर बॉर्डर, हर सूबे और हर शहर में कोई न कोई सीक्रेट इन्फॉर्मर होता था। अब ISI का उस वक्त सिर्फ इंडिया पर फोकस नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट पर नज़र रखने के लिए ISI ने एक मुनज़्ज़म सिस्टम बनाया और अगले 10 सालों में ISI ने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया कि वो सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल और फॉरेन अफेयर में भी अपना रोल प्ले करना शुरू किया। और यहीं से शुरू हुई ISI की वो कहानी जहां से ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन ISI को असल ताकत ज़ियाउल हक के दौर में मिली। जब ज़ियाउल हक ने 1977 में पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया तो उसने ISI को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उसने ISI को सिर्फ आर्मी तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि पॉलिटिक्स और इंटरनल अफेयर तक भी एक्सेस दिया गया, जिसके बाद ISI का जो नेटवर्क था वो पूरे मुल्क में फैल गया। पॉलिटिक्स, मीडिया, ब्यूरोक्रेट सब के सब ISI के नज़र में आ गए। 1979 में दुनिया एक नई जंग के दौर में दाखिल हो चुकी थी। ये कोल्ड वॉर का वक्त था, जहां एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ USSR यानी मौजूदा रशिया एक दूसरे के खिलाफ बिना डायरेक्ट जंग के लड़ रहे थे। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ये सिर्फ अफगानिस्तान पर हमला नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की बैलेंस ऑफ पावर को चैलेंज था। अमेरिका को डर था अगर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बना ली तो उसका अगला टारगेट पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट हो सकते हैं। इसलिए USSR से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। इसलिए पाकिस्तान ने ISI के जरिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया। ISI और CIA ने मिलकर अफगान बॉर्डर पर कैंप बनवाए, जहां से मुजाहिदीन फाइटर को ट्रेनिंग, वेपन और स्ट्रेटेजी दी जाती थी। अमेरिका ने पैसे और हथियार दिए और पाकिस्तानी ग्राउंड पर सारे ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली। और यही वो जगह थी जहां से पहली बार जहाद का जो वर्ड था वो पूरी दुनिया की हेडलाइन तक पहुंचा। अब 1980 तक आते आते पाकिस्तान दुनिया के लिए एक इंटेलिजेंस सुपर पावर बन गया था और उसी दौरान अमेरिका ने ISI को $1 बिलियन के प्रोजेक्ट और वेपन दिए, जिसके बाद हर मिशन में ISI का कंट्रोल था। CIA सिर्फ सपोर्ट करती, लेकिन फील्ड हमेशा ISI के हाथों में होती थी, क्योंकि अमेरिका और CIA सिर्फ पैसे दे रहे थे, लेकिन सारा डिसीजन ISI कर रही थी। अफगान मुजाहिदीन की वजह से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, मगर उस जंग का असर सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहा। उसने पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स, टेररिज्म और इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर को भी बदल कर रख दिया। ISI ने न सिर्फ उस जंग के दौरान अपने नेटवर्क को मजीद मजबूत किया, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी और सोच को भी डेवलप किया और एक ऐसी इमेज बना दी जिसे दुनिया ने द मास्टर ऑफ प्रॉक्सी वॉर कहा। मगर उस सक्सेस के साथ साथ एक नया एरा भी शुरू हुआ, जहाद के नाम पर पैदा होने वाला ग्रुप और उनके फ्यूचर इफेक्ट।
यही वो दौर था जहां से तालिबान और अलकायदा जैसे तंजीमों ने जन्म लिया। 1989 तक आते आते यूएसएसआर मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से हार चुका था, इसलिए आईएसआई का भी फोकस जो था वो डाइवर्ट हो गया एक और मिशन की तरफ, और इस बार आईएसआई के रडार पर था कश्मीर। अफगान जहाद के बाद आईएसआई के बाद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेन फाइटर और एक मजबूत नेटवर्क था, इसलिए आईएसआई ने कश्मीर के अंदर भी अपना इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाना शुरू किया। उन्होंने लोकल्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और गोरिल्ला फाइटर के साथ ताल्लुकात बनाए। इसीलिए इंडिया ने 1990 में पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो आईएसआई के थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया को ये कहा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट के लिए आवाज़ उठा रही है। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ कश्मीरियों के हक में सपोर्ट देना है। यही वो दौर था जहां से आईएसआई और रॉ के दरमियान एक साइलेंट वॉर शुरू हुई। दोनों एजेंसियों ने एक दूसरे के मुल्क में स्पाई नेटवर्क बनाए। कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान जैसे एरिया इंटेलिजेंट गेम का बैटल फील्ड बन गए। आईएसआई ने उस टाइम तक एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके जरिए वो रियल टाइम इंटेलिजेंस ले सकते थे। आईएसआई ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बॉर्डर इंटरसेप्ट और लोकल एजेंट के जरिए इंडिया की हर मूवमेंट पर नज़र रखना शुरू किया, और ये वो वक्त था जब पूरे साउथ एशिया एक स्पाई वॉर जोन बन गए थे। बॉर्डर के दोनों तरफ एजेंसीज के एजेंट, इन्फॉर्मर और डबल एजेंट का एक लंबा नेटवर्क फैला हुआ था। मगर इन सब के बीच एक बात तो क्लियर थी, आईएसआई सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं था, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्टिवेट था। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक आईएसआई ने 1990 के दौरान मल्टीपल कवर्ड मिशन एग्जीक्यूट किए, जिन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर, डिफेंस और पॉलिटिकल सिस्टम तक हिला कर रख दिया था। यही वजह से जब 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में कुछ हफ्तों के अंदर ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बहुत से एक्सपर्ट का कहना था कि ये डिसीजन आईएसआई के स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के बेस पर था। उन्होंने पहले इंडिया के प्लान को डिटेक्ट किए थे। उस टाइम के बाद आईएसआई सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस सिस्टम का दिमाग बन गए, और रॉ के साथ आईएसआई का ये साइलेंट जंग आज भी किसी न किसी फॉर्म में जारी है। देखिए, कोल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे थे तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अफगान मुजाहिदीन जिनको उन्होंने ट्रेन किया था, अब वो ट्रेन फाइटर किस तरफ जाएंगे। अब अफगानिस्तान के अंदर जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, मगर हथियार और आइडियोलॉजी अब भी जिंदा थी, और उसी आइडियोलॉजी ने जन्म दिया तालिबान को। तालिबान ने 1990 तक आते आते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसी वक्त दुनिया ने देखा पाकिस्तान, खासकर आईएसआई का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बहुत मजबूत हो गया है। आईएसआई के टॉप ऑफिसर ने तालिबान लीडरशिप के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात बनाए और अफगानिस्तान एक फ्रेंडली बफर स्टेट बन गया। लेकिन सब कुछ उस वक्त बदल गए जब अमेरिका के अंदर 9/11 का वाक़या पेश आया, जिसके बाद पूरी दुनिया एक नई जंग में दाखिल हो गए और पाकिस्तान उस जंग का सबसे अहम खिलाड़ी बन गया। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला किया और उसके लिए पाकिस्तान से मदद मांगी। जनरल मुशर्रफ, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का सदर था, उन्होंने अमेरिका के साथ देने का फैसला किया। उसके साथ ही आईएसआई को एक ऐसी पोजीशन मिल गई जहां उन्हें दुश्मन और दोस्त दोनों के दरमियान काफी केयरफुल बैलेंस बनाना पड़ा। आईएसआई एक तरफ सीआईए के साथ मिलकर अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उस पर ये इल्जाम लग रहे थे कि वो सेक्रेटली तालिबान के कुछ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आईएसआई सेक्रेटली डबल गेम खेल रहे हैं। दुनिया भर के मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट ने आईएसआई पर उंगली उठाना शुरू किया, मगर पाकिस्तान ने कहा ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा है। आईएसआई सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरह 2002 से 2010 तक आईएसआई ने कई हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में सीआईए के साथ मिलकर काम किया। आईएसआई की मदद से ही सीआईए ने अलकायदा के टॉप लीडर खालिद शेख और अबू जुबैदा को पकड़े, मगर कुछ केसेस ऐसे भी रही जहां आईएसआई पर इंटेलिजेंस लीक्स और हिडन नेटवर्क के इल्जाम लगे, जिस वजह से एक तरफ अमेरिका का प्रेशर तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बढ़ती हुई एक्सट्रीमिस्ट और बॉम्ब ब्लास्ट। उसी दौरान पाकिस्तान ने अपने सरहदों के अंदर और बाहर दोनों जगह जंग लड़ी और हर फ्रंट पर आईएसआई का एक साइलेंट रोल था। वो रोल जो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आया, लेकिन हर ऑपरेशन में वो अपना रोल प्ले करता रहा। आईएसआई ने ये साबित कर दिया दुनिया को कि वो खाली एक स्पाई एजेंसी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी शील्ड है जो अपने मुल्क को हर तरफ से बचाता है।